Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. Myself Zunaira Zubair. I am here to present a lecture of financial accounting. I hope कि बेटे आप सब ठीक होंगे। आज बेटे हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 20 करना है, जो कि अकोमोडेशन के टॉपिक से ही रिलेट कर रहा है। On 1st January 2017, A drew and B accepted a bill at 3 months for ₹20,000. सिंपल सी ट्रांजैक्शन है कि जकम जनवरी 2017 को ए ने एक बिल ड्रा किया और बी ने उसको एक्सेप्ट किया। ये बिल 3 मंथ्स के लिए था और 20,000 का था। ऑन 4th जनवरी ए डिस्काउंटेड द बिल एट हिज बैंक फॉर 12% पर एनम। 4 जनवरी को ए ने इस बिल को डिस्काउंट करवाया। हम बेटे ऐसा करते हैं, क्वेश्चन को साथ साथ पढ़ते जाते हैं और साथ में उसकी एंट्रीज पास करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक रिक्वायरमेंट चेक कर लेते हैं कि किसकी बुक में हमें एंट्रीज पास करने के लिए कही हैं। राइट अप जर्नल एंट्रीज एंड बीज अकाउंट इन एज बुक। ए की बुक आपने प्रिपेयर करनी है बेटे, यानी ए का जर्नल बनाना है और उसमें एंट्रीज करनी है, और वहीं से आपने बी का अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, यानी बी का लेजर अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो हम ए का जर्नल साथ ही बना लेते हैं। ए की बुक यानी ए का जर्नल बनाने के लिए कहा हुआ है और उसमें ए के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रीज पास करते हैं। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में ए बिल ड्रा कर रहा है। इट मीन्स के ए यहाँ पे ड्रार है, तो ड्रार के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बिल ड्रा हो गया और एक्सेप्ट हो गया, जो कि 20,000 का था और 3 मंथ्स के लिए था, तो उसकी एंट्री इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, चूँकि बिल रिसीवेबल है तो बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और बी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा 20,000 से। इसी तरह से जो कहा गया कि 4 जनवरी को बिल को डिस्काउंट करवाया और 12% पे डिस्काउंट करवाया है एंड रिमिटेड हाफ द प्रोसीड्स टू बी। चूँकि ये अकोमोडेशन से रिलेट कर रहा है, इस बिल का पर्पस जो है, इसमें कोई एक्चुअल में क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज नहीं है। इसका बेसिक पर्पस जो है वो एक दूसरे को अकोमोडेट करना है। तो यहाँ पे बिल को डिस्काउंट करवाया ए ने 12% पे, और जितनी अमाउंट उसको मिली उसका हाफ प्रोसीड्स जो है वो उसने बी को यानी ड्राई को ट्रांसफ़र कर दिया। तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखें, डेट लिखेंगे आप 4 जनवरी, और इसमें चूंकि जब बिल डिस्काउंट करवाया जा रहा है, 20,000 का बिल है, 12% उस पर डिस्काउंट है और 3 मंथ्स के लिए ये बिल है, तो जो आपके पास डिस्काउंट आती है वो 600 आती है। बैंक अकाउंट जो आपको बैंक से टोटल अमाउंट मिली वो 19,400 है। डिस्काउंट चूँकि 600 रुपये आपको पे करनी पड़ी, और या जो कटिंग हुई उसमें अमाउंट जो में कटौती जो हुई वो 600 रुपया डिस्काउंट थी। तो 20,000 जो बिल रिसीवेबल था, जो आपके पास से अब एसेट ख़त्म होकर बैंक के पास चला गया, बिल रिसीवेबल को आपने क्रेडिट किया 20,000 से, उसमें से 19,400 आपको मिल गया बैंक अकाउंट में, और जो बाकी का 600 है, 600 है जो बाकी का, वो डिस्काउंट है। इसी तरह से नेक्स्ट ये कहा गया था कि इसका हाफ प्रोसीड जो है वो बी को सेंड किया गया, तो बी अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे। हाफ प्रोसीड 20,000 का 10,000 बनता है, तो बी अकाउंट को आप 10,000 से लिख देंगे, डेबिट कर देंगे। बैंक जो आपके पास पहले 19,400 से था, उसमें से 9,700 यानी हाफ अमाउंट जो है, 50% अमाउंट जो है वो आपके पास से अब ख़त्म हो गई, वो बी के पास चली गई। तो आप बैंक अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे और डिस्काउंट अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे हाफ अमाउंट से, जो अब आपके पास नहीं है, जो आपने शेयर कर दी बी के साथ, डिस्काउंट भी और बैंक अकाउंट भी। इसी तरह से नेक्स्ट वन कहा गया, ऑन 1st February 2017 B drew and A accepted a bill at 3 months for ₹5,000। अब ये कहा जा रहा है, एक बिल पहले उन्होंने बताया कि 20,000 का बिल था और 3 माह के लिए वो ड्रा किया, लेकिन वो इसमें ड्रा करने वाला था ए, यानी ए ड्रार था। अब दूसरे जो सिचुएशन बताई है उसमें ये है कि 1 फरवरी 2017 को, यानी एग्जैक्ट 1 माह बाद, एक नया बिल ड्रा किया गया, लेकिन उसमें ड्रा करने वाला बी था, यानी बी एज अ ड्रार और ए एज अ ड्राई है। यहाँ पे बिल 3 मंथ्स के लिए ही है, लेकिन यहाँ पे अमाउंट डिफरेंट है, 5,000 का बिल है। तो बेटे जो लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18, उसमें सेम अमाउंट्स थी। अगर एक ही बिल ड्रा करके उससे दोनों की अकोमोडेशन हुई है तो हाफ ऑफ प्रोसीड शेयर हुआ था। और इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 18 था,
तो क्वेश्चन नंबर 18 में दोनों ने सेम अमाउंट के बिल एक दूसरे पे ड्रा किए थे। यहाँ पे एक ने बिल यानी ए ने बिल ड्रा किया 20,000 का और बी ने बिल ड्रा किया 5,000 का। तो यहाँ पे अमाउंट्स का डिफरेंस है। अब बेसिक पर्पस आपको यह है कि डिफरेंट तरह का सिनेरियो देके आपको हर तरह की सिचुएशन के लिए रेडी किया जाए कि किसी तरह से भी आपको क्वेश्चन आता है तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पे जो 1 फरवरी 2017 को बिल ड्रा किया गया और एक्सेप्ट हुआ, चूँकि हम एक ही बुक में एंट्रीज कर रहे हैं तो ए यहाँ पे ड्राई है, ड्राई के लिए ये बिल पेएबल है, तो बिल पेएबल को क्रेडिट किया जाएगा। देख लें बेटे, एंट्री आपके सामने है। 1 फ़रवरी 2017 को बिल पेएबल अकाउंट को क्रेडिट किया और बी अकाउंट को डेबिट कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, ऑन 4 फरवरी बी डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंक एट 12% पर एनम। अब ये कहा गया कि 4 फरवरी को बी ने बिल डिस्काउंट करवाया 12% पे, लेकिन चूंकि यहाँ पे बी का जर्नल तो हम बना ही नहीं रहे ना, तो इसकी एंट्री नहीं होगी, एक ही बुक में तो इसकी कोई एंट्री नहीं होनी। एंड रिमिटेड हाफ द प्रोसीड्स टू ए, और हाफ अमाउंट जो है उसमें से वो यानी अगर 5,000 का बिल है तो उसमें से 2500 के अकॉर्डिंग जो है वो अमाउंट शेयर की गई, हाफ अमाउंट कही जा रही है। रिमिटेड हाफ प्रोसीड वो ए के पास आई है अमाउंट, यानी बी ने हाफ प्रोसीड जो है वो शेयर कर दी ए को। ए एंड बी एग्री टू शेयर द डिस्काउंट इक्वली, और ए और बी जो है इस बात पे एग्री हैं कि जो डिस्काउंट भी है वो इक्वल मिलेगी सबको, दोनों पार्टीज़ को इक्वल मिलेगी। यानी अगर 5,000 है टोटल, उस पर डिस्काउंट निकालते हैं तो वो दोनों को सेम हाफ अमाउंट से मिलेगी। और इसी तरह से अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, चूँकि डिस्काउंट करवाने की एंट्री तो यहाँ नहीं होगी, वो बी की बुक में एंट्री होनी थी। यहाँ पे जो हाफ प्रोसीड बी ने शेयर किया ए के साथ उसकी एंट्री होगी। तो देख लें आप, 4 फरवरी 2017 को बैंक अकाउंट डेबिट किया और डिस्काउंट को भी डेबिट किया, लेकिन यहाँ पे देख लें कि चूँकि हाफ प्रोसीड यहाँ पे आना था बी की तरफ से, तो बी अकाउंट को आपने क्रेडिट किया 2500 से, चूँकि आप उससे अमाउंट जो रिसीव कर रहे हैं वो 2500 रुपया है। टोटल 2500 है, उसमें से कुछ डिस्काउंट शेयर की जा रही है और 2425 रुपये आप एक्चुअल में अपने अकाउंट में उससे रिसीव कर रहे हैं। यानी टोटल जो 150 रुपये डिस्काउंट हुई थी उसमें से 75 रुपये डिस्काउंट आपके हिस्से की बनती है। अगर आप अलग से 2500 पे कैलकुलेट करना चाहें, 2500 का 12% लेंगे और 3/12 यानी 3 माह के लिए ये बिल है। और अगर आप इकट्ठी कैलकुलेट करनी चाहें, जैसे 5,000 पे 12% लेके फिर 3/12 करेंगे, वो भी आपके पास 150 आएगी, लेकिन उसको भी तो आपने डिवाइड करना है, मतलब 2% उसका 50% आपके पास आना है। तो आपके पास जो 2500 है आप उसी का 12% लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से 2500 का टोटल आपकी तरफ जो कंट्रीब्यूशन आनी थी वो है, उसमें से 7500 डिस्काउंट की कटिंग होगी या डिस्काउंट के तौर पे जो कटौती है, और जो बाकी जो एक्चुअल अमाउंट आपके अकाउंट में आएगी बी की तरफ से वो है 2425 रुपये। नेक्स्ट वन, एट मैच्योरिटी ए मेट हिज एक्सेप्टेंस। कहते हैं मैच्योरिटी टाइम पीरियड पे ए ने अपनी एक्सेप्टेंस मीट की, यानी ए के पास जो बिल था उसकी पेमेंट हो गई। अब इसकी एंट्री अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि ए की मैच्योरिटी से पहले जो बी ने पेमेंट करनी थी उसका मैच्योरिटी टाइम पीरियड है। जैसे देखें, फर्स्ट बिल ड्रा हुआ था 1 जनवरी 2017 को, तो 3 माह का बिल है, तो उसका मैच्योरिटी टाइम पीरियड बनता है फेब, मार्च और अप्रैल, यानी अप्रैल में 4 माह होते हैं और 3 ग्रेस डेज दिए जाएंगे, तो 4 अप्रैल को मैच्योरिटी टाइम पीरियड है फर्स्ट बिल का। और जो ए जिसको मीट करना था बी ने, यानी वहाँ पे बी ड्राई, अब ड्राई ने पेमेंट करनी होती है ना। इसी तरह से जो सेकंड बिल है जिसमें ए ने एक्सेप्टेंस मीट करनी है, वो फरवरी में 1 फरवरी को ड्रा हुआ था, तो इसका मतलब उसकी पेमेंट 4 मई को पे की जानी थी उसकी अमाउंट। तो आपको 4 मई से पहले 4 अप्रैल को जो फर्स्ट बिल की पेमेंट है उसकी ट्रांजैक्शंस हम पहले पास करेंगे। जब मैं डेट्स का हमने ख्याल रखना होता है, डेट्स हमने तरतीब से लिखनी होती है। ऐसा नहीं कि कोई बात अगर पहले कह दी है तो हम उसकी डेट पहले डाल के उसकी एंट्री कर देंगे, डेट्स का हमेशा ख्याल रखना पड़ता है। तो फिलहाल के लिए इसको पेंडिंग छोड़ते हैं। नेक्स्ट, बट बी फेल टू मीट हिज एक्सेप्टेंस एंड ए देयर फॉर हैड टू पे इट। अब कहते हैं कि बी जो है ना, जैसे हमने कुछ क्वेश्चन पहले सिंपल किए थे कि उसमें मैच्योरिटी टाइम पीरियड पे बिल डिसऑनर हो जाता है, यहाँ पे बी की भी सिचुएशन ऐसी है कि वो पे नहीं कर सका अपनी अमाउंट। ए देन ड्रू एंड बी एक्सेप्टेड अ न्यू बिल ऑफ 3 months फॉर द अमाउंट ऑफ द ओरिजिनल बिल प्लस ₹300 फॉर इंटरेस्ट। अब कहा यह जा रहा है कि चूँकि वो बी जो है अमाउंट पे नहीं कर सका,
तो उसके लिए एक नया बिल ड्रा किया गया, यानी बिल की रिन्यूएशन की गई। तो हमें पता है कि जब भी बिल रिन्यू होता है होना होता है तो सबसे पहले हम पुराने बिल को डिसऑनर की एंट्री या कैंसिलेशन की एंट्री करते हैं। पुराना बिल पहले कैंसिल होता है, फिर न्यू बिल ड्रा होता है। तो इसकी कैंसिलेशन की जो एंट्री की जाएगी, देख लें सबसे पहले ये ए के जर्नल में आप जब बात कर रहे हैं फर्स्ट बिल की, तो इसके लिए तो वो बिल रिसीवेबल था। तो हमने देखा हुआ है कि जब भी बिल डिसऑनर हो या बिल कैंसिल हो, हम हमेशा ड्राई को डेबिट करते हैं और जिसके पास बिल पड़ा हुआ होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब देखें, बी अकाउंट को डेबिट कर दिया, बी आपका ड्राई है, और बैंक के पास बिल है, बैंक अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि बैंक आपकी वापस रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया कि उसको आपने अमाउंट पे करनी है। इसी तरह से चूँकि ये जब ये पुराना बिल जो है वो कैंसिल कर दिया या डिसऑनर हो गया पुराना बिल, तो एक रीन्यू किया गया था इस बिल को, वो भी तो एक लिए बिल रिसीवेबल या बिल रिसीवेबल को डेबिट करेगा, लेकिन फ़र्क ये अमाउंट अमाउंट का डिफरेंस आएगा। बी से आपने 20,000 रुपया लेना था, यानी अगर हम बिल की अकोमोडेशन को तो यहाँ पे फ़िलहाल नहीं कंसीडर करेंगे ना, वो तो बाद की बात है कि हमने अपने से कितने डालने थे और बी से कितने लेने थे। लेकिन अगर बुक की वर्किंग के अकॉर्डिंग देखें तो वो बी की तरफ से जो अमाउंट आनी थी वो 20,000 थी। 20,000 बी की तरफ से आना था, और इंटरेस्ट इसमें जो मज़ीद ऐड होगा वो 300 है। तो टोटल अमाउंट जो न्यू बिल की होगी वो 20,300 रुपये होगी। इसी तरह से जब आपने 4 अप्रैल 2017 को ये बिल भी रिन्यू हो गया, तो उसके बाद ये कहा गया ऑन 1 जुलाई 2017 बी बिकेम इंसॉल्वेंट। अब यहाँ पे चूंकि ये जुलाई की बात कर रहा है, तो जुलाई से पहले हमें मई में, यानी ये जो सेकंड बिल का मेच्योरिटी टाइम पीरियड है उसकी पेमेंट की एंट्री करनी है, क्योंकि वो बिल तो ऑनर हो गया हुआ है ना। फर्स्ट पे लिखा हुआ है एट मेच्योरिटी ए मेट हीज एक्सेप्टेंस, सेकंड पैराग्राफ के स्टार्ट पे लिखा हुआ है। तो हम चूँकि अप्रैल के बाद मई का मंथ आता है, जुलाई तो बाद की बात है ना, तो हम मई में जो एंट्री पास करेंगे 4 मई को, उसमें चूँकि बिल की पेमेंट हो गई हुई है, बिल पेएबल आपके पास डेबिट हो जाएगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बिल पेएबल को डेबिट कर दिया गया। यहाँ पे इस सिचुएशन में जो सेकंड बिल था ए, यहाँ पे ड्राई था, तो ड्राई के लिए बिल पेएबल था, बिल पेएबल को उसने डेबिट कर दिया, और कैश में चूँकि पेमेंट हुई है तो कैश को क्रेडिट कर दिया। जब भी पेमेंट होगी कैश को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 5,000 से, और जो बिल पेएबल था आपका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो ये कि जब मेच्योरिटी टाइम पीरियड आया इसका नेक्स्ट बिल का जो ड्रा किया गया था, अब मेच्योरिटी टाइम पीरियड पे उसकी जो बी था वो इंसॉल्वेंट हो गया। और ये हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि इंसॉल्वेंसी जब किसी भी पर्सन को या ड्राई को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है कोर्ट की तरफ से, जब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए ये पर्सन, तो ये क्लियर होता है कि वो अपने बिल्स की पेमेंट नहीं कर सकता। हाँ, उसकी जो कुछ पर्सनल प्रॉपर्टी होती है वहाँ से कुछ अमाउंट रिकवर की जा सकती है, जितनी मिल जाए वो ठीक है, बाकी ना मिले तो वो बैड डेट्स कंसीडर किए जाते हैं। अब यहाँ पे चूँकि बी इंसॉल्वेंट हुआ, तो सबसे पहले तो बिल की कैंसिलेशन की एंट्री होगी। चूँकि ये सेकंड बिल आपके लिए बिल रिसीवेबल था, बिल रिसीवेबल अब हमने यही अभी थोड़ी देर पहले भी हमने यही बात की कि जब भी बिल डिसऑनर होता है, कैंसिल होता है, तो हम सबसे पहले ड्राई को डेबिट कर देते हैं, क्योंकि वापस हमने उसी को तो पकड़ना होता है, उसी से अमाउंट रिकवर करनी होती है। बी को डेबिट किया, और बिल रिसीवेबल चूँकि एसेट था, ख़त्म हो गया, डिसऑनर हो गया, तो बिल रिसीवेबल को आप क्रेडिट कर देंगे, लेकिन 20,300 से ही करेंगे। इसी तरह से बेटे आपने इस चीज़ में हरगिज़ इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे तो हमने सिर्फ 10,000 उससे ड्राई से लेना था और 10,000 अपने से डालना था। वो ठीक है बेटे, हमने अपने से डालना था या लेना था, लेकिन वो तो उस सूरत में है ना जब हम ड्राई को वो पेमेंट भी देंगे और ड्राई अपने पास से भी डालने की कैफियत में होगा, पोजीशन में होगा, तो वो पूरी बिल की पेमेंट कर देगा। जब हम वर्किंग कर रहे हैं, जब हम ये बिल ऑफ एक्सचेंज को शो कर रहे हैं, तो वो हम अगर अकोमोडेट करने के लिए कर रहे होते हैं, तो वो हमारी मतलब हम पर्सनली एक दूसरे को अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसकी चंद एक एंट्रीज दरमियान में हम पास करते हैं, लेकिन जो अमाउंट पे करनी है वो ड्राई नहीं पे करनी होती है। ड्रार को जो अकोमोडेशन के लिए अमाउंट मिली होती है, ड्रार वो टाइम से पहले अमाउंट वापस कर देता है ड्राई को, ड्राई फिर टोटल अमाउंट जो है वो पे करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बिल डिसऑनर हो गया, इसकी एंट्री कर लिया। अब कहा यह गया है कि 60% जो है ना वो रिकवर किया जा सकता है, एंड पेड टू हिज क्रेडिटर्स 60 पैसा इन रुपीज़ इन फुल सेटिस्फेक्शन,
यानी 1 रुपया है अगर, तो उसमें से 60 पैसा जो है वो पे किया जा सकता है। इट मीन्स का 60% पे किया जा सकता है। आप 60% कैसे बनता है? अच्छा बेटे, एक और चीज़ आपको क्लियर हो जाए, लास्ट लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन किया था इंसॉल्वेंसीज का, उसमें तो ये था कि अमाउंट जितनी भी आपके पास एक ही बिल होता था, एक बिल में से जितनी अमाउंट आ गई वो ठीक है, जितनी नहीं आई वो इंसॉल्वेंसी हो गई, तो जितनी परसेंटेज आ जाती थी वो हम लिख लेते थे। आप लेजर अकाउंट बनाए बगैर भी उस अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन हो कि 2-3 बिल हैं और आपको तो नहीं आइडिया होगा कि अब देखें फर्स्ट वाले बिल में से भी 10,000 बी के पास आया हुआ है, जो सेकंड बिल है उसमें से भी 10, उसमें भी 2500 का जो पोर्शन है वो ड्राई के पास, वो बी के पास है। यानी अगर हम फ़र्ज़ी बातें भी करने लगें तो देखें थोड़ा थोड़ा सा जो हमें समझ आ रही है, पहले बिल का भी 10,000 इसके पास है, ड्राई के पास यानी बी के पास, और सेकंड बिल जिसमें वो ड्रार था उसका भी 2500 उसके पास है। तो वैसे भी हमें देखने में समझ आ रही है कि कुछ अमाउंट उसके पास पड़ी हुई है। अब इस और जो बिल रीन्यू हुआ, बिल रीन्यू करवाया गया, तो उसमें भी 300 मज़ीद आपके पास यानी जो इंटरेस्ट अमाउंट थी वो भी तो इस बिल में ऐड हो रही थी। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका आसान हल ये होता है, अब हमें नहीं पता कि हमने बी से एक्चुअल में कितने पैसे लेने हैं और उसका एक्चुअल अमाउंट आपके पास आएगी तो आप उसका 60% लेंगे ना, कि भाई इतनी टोटल बनती थी मुझसे मैंने जो बी से लेनी थी उसका 60% मैंने रिसीव कर लिया, बाकी का जो 40% है वो मैं बैड डेट्स कंसीडर करूँगा। ये इस तरह से इतनी वर्किंग कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। उसका आसान सा हल ये है कि आप बी का लेजर अकाउंट बना लें। बी का लेजर अकाउंट बनाना तो इंतहाई सिंपल है ना, जिस एंट्री में बी का ताल्लुक है जस्ट आप उसकी पोस्टिंग कर दें और देखें लास्ट पे जो आपके पास बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पे वो 12,800 आ रहा है। 12,800 टोटल आप के पास जो अमाउंट यानी जितना बैलेंस आ जाएगा वो इस चीज़ का सबूत है कि आपने इतनी अमाउंट जो है वो इस पर्सन से रिकवर करनी है। अब 12,800 चूँकि आपने टोटल अमाउंट रिकवर करनी है तो उसका 60% सिर्फ आपको मिल रहा है, वो आपने कैश में लिख दिया और जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट आएगी वो आप बैड डेट्स में लिख देंगे। तो इसी तरह से आप कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे 7,680 से, बैड डेट्स हो जाएंगे 5,120 से, और जो बी का टोटल अकाउंट था वो 12,800 का था। उम्मीद करती हूँ बेटे आपको क्वेश्चन समझ आ गई होगी। इसकी बेटे ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चन है लेकिन इतने भी मुश्किल नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं। अगर आप साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर भी अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 21 बेटे आपने खुद करके देखना है, उसमें कहीं पे कोई मसला होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।